So the next topic of discussion will be हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इसे हम शॉर्टकट में HP कहेंगे. So अब तक हमने पढ़ा है AP, GP and now we will discuss HP. तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है. A sequence is said to be in a harmonic progression if the reciprocals of its terms are in AP. So in short, AP के जो सारे टर्म्स होते हैं अगर उसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लें तो वो जो सीरीज या वो जो प्रोग्रेशन बन के आती है उसे हम लोग एचपी कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो यही बेसिक डेफिनेशन है और इसी से हम लोग सारे सवाल जो एचपी के सारे क्वेश्चन है वो एपी में कन्वर्ट करके करेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ a1, a2, a3 अप टू an आर इन एचपी, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2, 1 अपॉन a3 अप टू 1 अपॉन an ये एपी में रहे होंगे. और यही लॉजिक से हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे. तो मेरा जो एक पीस ऑफ एडवाइस है कि एचपी में आपको कुछ एक्चुअली याद ही नहीं रखना है. देयर आर नो फॉर्मूलाज इन एचपी. डायरेक्टली आपको बस एक डेफिनेशन समझनी है कि भाई रेसिप्रोकल लेने से वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है. तो जैसे अब स्टैंडर्ड एचपी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड एपी क्या होती है, हाउ डू वी राइट स्टैंडर्ड एपी. तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म ए, फिर सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन, हम ऐसे लिखते जाते हैं. तो ये एपी होती है. तो स्टैंडर्ड एचपी कैसे बनेगी, रेसिप्रोकल ले लो हर टर्म का. तो फर्स्ट टर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड एचपी इज 1 अपॉन ए, सेकेंड टर्म इज 1 अपॉन ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज 1 अपॉन ए प्लस 2d. तो इसी लॉजिक को अगर आप एक्सटेंड करें तो आप बोलेंगे द जनरल टर्म, द nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है एचपी के लिए वो होता है 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसमें आपको कुछ याद रखने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप समझ जाओगे लॉजिकली कि यार एक एपी रही होगी जिसका nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और उसी को रेसिप्रोकल करके एचपी लाता है. तो फंडा यही है कि टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीरीज आर एक्चुअली द आउटकम्स ऑफ एन एपी. ठीक. और अब इसमें कुछ काम की बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले कि एचपी का कोई भी टर्म जो है ना वो जीरो नहीं हो सकता. सो इसमें यह है कि इफ द टर्म ऑफ एन एचपी इज इंफिनिटी, दिस मीन्स दैट करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ एपी इज जीरो. अब इंफिनिटी कोई फाइनाइट नंबर तो नहीं है, तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस ना करते हुए इसका कंक्लूजन पे फोकस करूंगा. तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि दैट नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो. एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज एचपी का टर्म जीरो होने का मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई एचपी है लेट से 3 और 4 और लेट से या 3 4 5 तो नहीं बोलना चाहिए, एक हम ऐसा ले लेते हैं. लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि 1 हाफ और 1/3 ये तीन टर्म्स जो हैं ये एचपी में है. ठीक. तो एचपी में क्यों है, आप लोग क्यों एग्री करोगे मेरे से ये एचपी में, क्योंकि आप बोलेंगे सर जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो एपी में रहे होंगे. तो आपका कहना सही है कि अगर ये एपी है तो ये एचपी होगी. अब जीरो आने से क्या हो जाएगा, अगर एचपी में कोई जीरो आ गया, एचपी की कोई टर्म में जीरो आ गया तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग एपी डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एपी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए थी जिसकी वजह से एचपी आती. तो 1/0 तो जैसा कुछ नहीं होता है ना. सो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो. तो एचपी में कभी भी जीरो नहीं आ सकता. ठीक है. एपी में आ सकता है, एचपी में नहीं आ सकता. एंड सेकंड, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम टू एन टर्म्स. तो एसएन का कोई फॉर्मूला नहीं होता. ठीक है. एसएन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है एचपी के लिए. एचपी में देयर विल बी नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एसएन. अब कोई मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट लगा के ये मत बोलना सर आपने टीएन में तो रेसिप्रोकल कर लिया तो एसएन में भी कर लो ना. जैसे वो व्हाट अबाउट एपी में क्या होता था, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. तो जो लोग ये मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बेटा ये गलत है. ठीक है. दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग, थिंक लॉजिकली. ठीक है. जस्ट थिंक लॉजिकली. जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक एपी है 1 2 और 3, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी है 1 2 3, इनका सम बताओ. तो आप लोग ऐड करके जवाब देते हो 6. फॉर्मूले से भी दे सकते हैं. ठीक है. अब मैं बोलता हूं इसके करस्पॉन्डिंग एचपी है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. तो आप लोग जो ये फॉर्मूला बोल रहे हो, इस फॉर्मूले से आप लोग पता क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर ये सम जो होगा 1/6 होगा. दिस इज अटर नॉनसेंस. ओके. सो ये गलत है ना. डायरेक्टली ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हैं कि 3 नंबर का सम अगर 6 है तो उसके रेसिप्रोकल का सम 1/6 होगा. तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, सम कुछ और ही आएगा. सो इन शॉर्ट देयर इज नो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एसएन. सम ऑफ एन टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता. दिस इज सेकंड थिंग. और थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है वो है आपका
ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपना एचपी में इस टाइप का, इफ थ्री नंबर्स आर इन एचपी, इफ एबीसी आर इन एचपी, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 1/a 1/b 1/c एपी में रहे होंगे। करेक्ट। एपी की क्या कंडीशन होती है? 2 टाइम्स द मिडिल टर्म होता है फर्स्ट और थर्ड का सम। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं आपको याद क्या रखना है। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में समराइज कर देता हूं तीनों को। ये जो थर्ड पॉइंट है मैं उसको बता रहा हूं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है और लिखा होता है इफ एबीसी आर इन थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो आप लोग ये सुनते ही ब्रह्मास्त्र, दिमाग में पहला थॉट यही आना चाहिए, इफ एबीसी आर इन एपी, तो आप बोलेंगे बी इज इक्वल टू, यहाँ टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, फिर इफ एबीसी आर इन जीपी, तो आप लोग सुनते ही दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और अगर इफ एबीसी आर इन एच पी लिखा है, तो सुनते ही पहला थॉट आना चाहिए बी की वैल्यू होगी 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ ए एन सी अपॉन सम ऑफ ए एन सी, 2ac अपॉन ए प्लस सी। और वैसे तो मैं आगे बताने वाला था, बट मैं यहीं ले लेता हूं। इसमें हम लोग बोलते हैं बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। जो बी है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। जो ये होता है ये कहलाता है बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोनों पे, और नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन एचएम ऑफ ए एंड सी। तो इन शॉर्ट ब्रह्मास्त्र क्या है? इफ ए बी सी थ्री नंबर्स आर इन एपी, देन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी कंडीशन होती है। इफ ए बी सी थ्री नंबर्स आर इन जीपी, तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और थ्री नंबर्स आर इन एचपी की कंडीशन आपको याद रखनी है 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एचपी के। और फंडा बेटा वही है सबका कि एचपी का हर सवाल एपी में कन्वर्ट होगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एचपी का हर सवाल आप लोग रेसिप्रोकल लेके एपी में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट मैं आप तो आपको बोलूंगा, मैंने जो 4 क्वेश्चन अभी लिखे हुए हैं, आप इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, है ना। इस वीडियो को पॉज करो, इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई करो एक बार। आंसर्स जो हैं सबके लिखे हुए हैं, और फिर हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। So if you have tried the above problems, then let us discuss them and see whether आपका अप्रोच सही है या नहीं। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है कि थर्ड टर्म ऑफ एचपी। अच्छा, अब एचपी के कुछ टर्म्स दे रखे हैं ना, अब मैं डायरेक्टली उसके करस्पॉन्डिंग एपी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि द थर्ड टर्म ऑफ द एपी जो रही होगी 1/3 का रेसिप्रोकल 3 रही होगी। और सिमिलरली जो सिक्स्थ टर्म है एपी का, क्योंकि एचपी का 1/5 है तो एपी का 5 रहा होगा। और एपी में आपको सॉल्व करना आता है कि एपी का थर्ड टर्म हम लोग लिखते हैं ए प्लस 2d, और एपी का सिक्स्थ टर्म हम लोग लिखते हैं ए प्लस 5d। तो होगा क्या, इन दोनों की मदद से दो इक्वेशन दो अननोन आप लोग सॉल्व कीजिए, आपको करस्पॉन्डिंग एपी मिल जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। तो डी का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 2/3। और एक बार डी का वैल्यू मिल गया, देन यू कैन ऑल्सो फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3 - 4/3। 3 - 4/3 होता है 7/3। सो करेक्ट है क्या, ये देख लेते हैं। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो है भाई साहब इसमें। 2/3 दैट इज 4/3। 4/3 का मतलब हो जाएगा 9 - 4 इज 5, एक्चुअली 5/3 हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, ये 10 + 5 15 परफेक्ट। ठीक, तो ये हमें एपी मिल गए। ठीक है, ए और डी का मतलब हमें एपी के सारे पैरामीटर्स पता चल गए, तो अब हम एपी और एचपी को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द लास्ट टर्म, या जिसको nth टर्म बोलते हैं हम लोग, तो nth टर्म ऑफ द एचपी इज 3/203। तो एचपी का अगर 3/203 है, मतलब एपी का 203/3 रहा होगा। रेसिप्रोकल वाला लॉजिक है ना। सो वी कैन से दैट a प्लस n-1 इंटू डी इज एक्चुअली 203/3। तो एपी में ही कन्वर्ट होंगे सारे सवाल एचपी के, और लॉजिक बस आपको समझना है कि रेसिप्रोकल होता है, दैट्स इट। तो आप ए और डी हम निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ पे ए और डी की वैल्यू प्लग इन कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, एंड यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशन। तो n का वैल्यू जो निकल के आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट सोल्यूशन, या फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ये करेक्ट अप्रोच होता है फर्स्ट प्रॉब्लम का। सिमिलरली अगर सेकंड प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करना चाहें कि mth टर्म ऑफ hp इज n और nth टर्म इज m, तो इसमें भी सेम फंडा है बेटा। hp
का टर्म ना लिखते हो आप डायरेक्टली एपी का टर्म लिख लो, जो एचपी का जोड़ीदार एपी होगा, जो एचपी जिस एपी की वजह से एचपी बनी होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि हम एपी में कन्वर्ट कर लें। तो mth टर्म जो एपी का रहा होगा वो 1/n रहा होगा, और जो nth टर्म है एपी का वो 1/m रहा होगा, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है कि m प्लस nth टर्म जो है वो ये है, ठीक। इसका मतलब ये तो HP वाले का है ना, इसका मतलब जो AP का m प्लस n रहा होगा, जो AP का m प्लस n टर्म रहा होगा वो रहा होगा m प्लस n अपॉन n। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। तो ये पूरे क्वेश्चन को मैंने एपी में कन्वर्ट कर लिया, और आई थिंक ये सवाल आप कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड मोरलेस सेम ही रहेगा। इसमें आप लिखिए a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसमें लिखिए आप a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a और d की वैल्यू निकालिए आप, ये सब इन टर्म्स ऑफ m एंड n आएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन शायद हमने एपी में इससे मिलता जुलता किया भी है, ठीक। तो व्हाट आई हैव डन इज, रेसिप्रोकल वाले लॉजिक से आई हैव सिंपली कन्वर्टेड द कंप्लीट प्रॉब्लम ऑफ एचपी इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ एपी, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टिल आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक। तो हमने क्या एपी में कन्वर्ट किया है। कैपिटल टी जो nth टर्म mth टर्म में लिख रहा हूं, ये सब मैं एपी के लिए लिख रहा हूं। एचपी के लिए मैं कभी भी nth टर्म लिखूंगा ही नहीं, मैं हमेशा उसको एपी में कन्वर्ट करके लिखूंगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और कुछ लोगों को डाउट भी होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से जाएंगे, प्रोडक्ट जो दे रखा है उसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इफ a1 a2 a3 अप टू an ये सब अगर HP में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग AP कैसे बनेगी, ठीक है। आप APP के बारे में सोचिए, जो रेसिप्रोकल्स होंगे 1/a1 1/a2 1/a3 अप टू 1/an, ये सारे की सारे जो होंगे ये हो जाएंगे AP में, करेक्ट। तो लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस थिंग, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे करें अपन इसको, क्योंकि इसने a1 a2 का प्रोडक्ट दिया है, a2 a3 का प्रोडक्ट दिया है, अपने को प्रोडक्ट नहीं आता, अपने को सिर्फ डिफरेंस आता है। सो हम लोग डिफरेंस से, जैसे सपोज हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो 1/a2 होगा ये होगा AP का टर्म है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो D को हम लोग रखते हैं RHS में और इसको ले जाते हैं LHS में। तो ये हमें बताता है या ये हमें सिखाता है कि a1 माइनस a2 अपॉन a2 इंटू a1, इसको हम D बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे प्रोडक्ट नजर आ गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि a1 a2 जो प्रोडक्ट है उसको रीअरेंज करके लिखा जा सकता है a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय D, करेक्ट। सिमिलरली अगर मुझे a2 और a3 को कनेक्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/a3 जो होता है वो होता है 1/a2 प्लस D कॉमन डिफरेंस। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसके LHS में प्रोडक्ट जो है a1 a2 का प्रोडक्ट है, a2 a3 का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक। तो एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशंस रहेंगी जैसे हमने ऊपर किया था। सो वी विल गेट a2 माइनस a3 डिवाइडेड बाय a3 इंटू a2, ये प्रोडक्ट D के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट जो a2 और a3 का प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द डिफरेंस माइनस, मतलब डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। तो आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। यही पैटर्न चलता जाएगा, ये जो पैटर्न है यही पैटर्न चलता जाएगा, और इसी को हम लोग एक्सटेंड करके बोल सकते हैं, जो लास्ट लिखा था an माइनस वन इंटू an, तो ये प्रोडक्ट को हम लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं। दिस प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिए, पूरा LHS हम लोग बना चुके हैं, ठीक। बस हमें क्या करना है, हमें इन सबको ऐड करना है। तो ये जो मैंने बनाया है कि a1 a2 प्लस a2 a3, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये प्रूफ करना था। तो इन सारे की सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग सम में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो कैसा हो जाएगा ये, a1 माइनस a2 अपॉन डी प्लस a2 माइनस a3 अपॉन डी प्लस, एंड आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न कि क्या होगा फिर एलसीएम लेने के बाद। ये एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा, एलसीएम तो सबका डी ही है, तो ये a1 प्लस a2 सॉरी a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 देन a3 माइनस a4, ऐसे ये लिखते जाएंगे हम लोग कहां तक के an माइनस वन माइनस an, और सबके डिवाइड में d। तो ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट होंगी। सो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा a1 माइनस an
डिवाइडेड बाय डी। और हमें प्रूफ क्या करना था आरएचएस में? आरएचएस में शायद हमें प्रूफ करना था, अच्छा आरएचएस में भी जो है ना हमें A1 और AN का प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है। तो A1 और AN को भी हम लोग कनेक्ट करेंगे सेम डेफिनेशन से, ठीक है, सेम वे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं हम लोग। A1 और AN, तो 1 अपॉन AN को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिएगा A1 A2 A3 ये सब लोग HP में थे, तो 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 ये AP में थे, तो ये AP वाले लॉजिक से मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है। और सेम एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशंस जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में की थी, सेम वही टाइप की कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। एंड वी कैन से दैट A1 माइनस AN जो होगा डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट को हमने डिफरेंस में कन्वर्ट किया। एंड फाइनल स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको वापस से डिफरेंस को प्रोडक्ट में ले आएंगे। तो A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय D, ये है अपना LHS, कैन बी रिटर्न एज n माइनस वन इंटू A1 इंटू AN। आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था, तो अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी n माइनस वन टाइम्स A1 इंटू AN। तो अब सारी स्टेप्स को समझिए, ठीक है, आप इनको अच्छे से समझिए। और ये जो चीज है ये बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है एचपी पे, कि पहले हमने सारे प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट किया, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप थोड़ा इस सोल्यूशन को समझिए। हमने सारे प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट किया, फिर एड अप करके अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल करवाई, और जो फाइनली हमारे पास डिफरेंस आया A1 और AN का, उसको हमने वापस रिवर्स बैक किया या कन्वर्ट टू प्रोडक्ट कर लिया। तो इस तरीके से अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं इसका सोल्यूशन। और द रिमेनिंग जो फोर्थ क्वेश्चन था, इट इज इजियर प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको एक स्टार्ट दे देता हूं, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। और मैंने आपको बोला था ना ब्रह्मास्त्र, इफ एबीसी आर इन एचपी, कभी भी ये लैंग्वेज आपको आ जाए, इफ एबीसी आर इन एपी, फटाफट कंडीशन लिख लिया करो, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इफ एबीसी आर इन जीपी, फटाफट कंडीशन लिख लिया करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और कभी भी आ जाए कि इफ एबीसी आर इन एचपी, तो फटाफट कंडीशन लिख लिया करो, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। सो द हिंट और द अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम इज सिंपली, इस क्वेश्चन में जहां जहां पे बी लिखा हुआ है, जहां जहां बी लिखा हुआ है, आप हर जगह बी की जगह लिख लीजिए टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, एंड यू शुड गेट योर फाइनल आंसर, यू शुड गेट योर फाइनल करेक्ट आंसर। और फाइनल आंसर जो फोर्थ क्वेश्चन का वो है 2। ओके, सो नाउ दैट वी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एचपी, आगे हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक मीन पे या हार्मोनिकल मीन पे। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इफ थ्री नंबर्स एबीसी आर इन एचपी, तो उसका रिलेशन क्या रहता है कि जो मिडिल टर्म रहता है अपना बी, उसको हम लोग बोलते हैं टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो ये जो टू ए सी अपॉन ए प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो बी के बराबर है, दैट वैल्यू या दैट मिडिल टर्म इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन बिटवीन देम। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी दो नंबर्स दे रखें, लेट से ए और बी, अगर दो नंबर्स दे रखें और उसके बीच में हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है ताकि रिजल्टिंग सीरीज एचपी बन जाए, तो हम लोग उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और सिमिलरली हम लोग ए एम और जी एम में ऐसा ही करते थे कि अगर ए और बी के बीच में मुझे एक ऐसा नंबर सेट करना है ताकि रिजल्टिंग सीरीज एपी बन जाए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का अरिथमेटिक मीन ले लेता हूँ, या इसको हम लोग अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। सिमिलरली अगर मुझे रिजल्टिंग सीरीज को जीपी बनाना हो, तो मैं कैसे सेट करूंगा, मैं इसको ले लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ताकि जो बीच वाले का स्क्वायर है वो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो देट विल बी कॉल्ड अ जीपी, और ये वैल्यू ज्योमेट्रिकल मीन कहलाएगी। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, और एचपी में या एचएम में हार्मोनिकल मीन हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ देम, मतलब जो फर्स्ट और थर्ड नंबर है उनका प्रोडक्ट और उनका सम के टर्म्स में हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी वाली चीज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। दिस इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ थ्री नंबर्स इन एचपी। ठीक, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एचपी का एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन। और इस पे क्वेश्चंस मतलब इस टाइप का, इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन में एक बार पहले आ चुका है। तो फाइंड द एचएम बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसके जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, उनका एचएम निकालना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि एचएम होता क्या, अगर आपको ये पता है तो आप सबसे पहले ये लिख लेंगे, ठीक है, यही हिंट है और यही इसका एक्चुअल सोल्यूशन है।
उसके बाद आपको अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 11 और सम ऑफ रूट्स दैट इज 10, तो ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि हाउ डू वी फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उससे आप लोग काम चला सकते हैं। सो फाइनल आंसर जो रहेगा वो 11/5 हो जाएगा। तो दिस इज हार्मोनिकल मीन। मूविंग अहेड, इसी को हम लोग थोड़ा जनरलाइज करते हैं। हाउ डू वी इंसर्ट एन एच एम्स बिटवीन ए एंड बी। तो जस्ट रिकॉल कि हम लोगों ने दो नंबर्स ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना सीखा है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना सीखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में हम लोग एन हार्मोनिक मीन्स ऐड करना सीखेंगे। तो इसमें सीखना क्या है, बस बेसिक आपको एपी आता है तो आपको एचपी भी आता है। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मुझे ए और बी दो नंबर्स दे रखें और इनके बीच में मुझे h1 h2 h3 अप टू hn एन नंबर्स इंसर्ट करना है, तो इन एन नंबर्स को हार्मोनिक मीन्स कहेंगे अगर ये पूरी की पूरी रिजल्टिंग सीरीज कौन सी, ए कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा h3 कॉमा अप टू hn कॉमा बी, ये पूरी रिजल्टिंग सीरीज अगर hp होगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये हार्मोनिक मीन्स कहलाएंगे। तो अब रिजल्टिंग सीरीज मतलब मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ फॉर्मूले का कि ये hp में इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल ap में रहे होंगे, तो ये AP वाला चीज और इसी को हम लोग लिंक करके लिखेंगे कि n+2th टर्म, ठीक है। ये जो HP सॉरी ये जो AP बनी है इसमें जो 1/b है ये एक्चुअली n+2nd पोजीशन पे है ना, ये आप लोग देख सकते हैं कॉमन सेंस से। तो उसके हिसाब से हम लोग HP का लिख लेंगे और फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। नाउ द पॉइंट इज, अच्छा यहाँ पे छोटा सा एक मिसप्रिंट भी है ना, तो यहाँ पे शायद 1/b एक्स्ट्रा आएगा, बता देता हूँ मैं कहाँ पे। सो खैर दैट इज नॉट अ बिगर इशू, यहाँ पे 1/b माइनस 1/a जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। खैर जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है अगर आप उसको रीअरेंज करके ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला लिखा है 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय n+1। कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला नहीं लग रहा, कॉमन डिफरेंस डी जो निकल के आया एपी का। तो यस, जो हमने ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना सीखा था, तो मैंने उसमें आपको क्या समरी बताई थी, इफ यू वांट टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला याद रख लो, सिर्फ कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो होता है बी माइनस ए अपॉन n+1। ठीक, अगर मैं अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। फिर हम लोगों ने a1 को लिखा था a+d, a2 को लिखा था हमने a+2d एंड सो ऑन। ये हमने इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स में पढ़ा था, ये मैंने रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। तो एचएम भी तो वैसा ही है, बस उसमें आप कीजिए क्या कि आप लोग 1/a और 1/b, 1/a और 1/b के अंदर इंसर्ट कीजिए अरिथमेटिक मीन्स। तो इसीलिए फॉर्मूले में देखो क्या हुआ, यहाँ पे b की जगह 1/b हो गया और यहाँ पे a की जगह 1/a हो गया। सो होगा ये, जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उससे मेरी AP कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और मेरी AP कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो मेरी HP भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, है ना। इसके लिए हम ना एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल से क्या होगा आपको अच्छे से इसका फील आएगा कि ये सब जो है वो कैसे क्वेश्चंस में फिगर आउट होता है, ठीक है। सो लेट अस जस्ट टेक एन इलस्ट्रेशन ताकि आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। सो लेट से अपना क्वेश्चन है कि इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स 2/3 एंड 2/13। मुझे 2/3 और 2/13 के बीच में 4 नंबर्स इंसर्ट करने और वो 4 नंबर्स हार्मोनिकल मीन कहलाएंगे। तो लॉजिक क्या है कि सर 2/3 में h1 h2 h3 और h4 ये 4 नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि ये रिजल्टिंग सीरीज hp में हो, ये सीरीज इज इन hp। तो हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग AP पे फोकस करते हैं, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना। सो 1/h1 1/h2 1/h3 एंड 1/h4 ये रेसिप्रोकल ले लिए और 3/2 का हो गया 13/2। तो ये रिजल्टिंग सीरीज AP कहलाएगी। अब AP में तो इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स में पढ़ा था ना हमने, ये पहला नंबर और ये आखिरी नंबर, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए आप और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो यही फॉर्मूला है एक्चुअली, D इज इक्वल टू होता है 13/2 माइनस 3/2 और कितने 4 HMs या 4 AMs इंसर्ट करने, तो इसलिए 4+1 n+1 जो होता था वो लिख लेंगे हम लोग। एक बार कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया तो पूरा गेम ही खुल गया। सो 3/2 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे ये अगला टर्म मिल जाएगा 1/h1। तो अपना आंसर 1/h1 नहीं है, अपना आंसर है h1, ठीक है। सो फिर सिमिलरली इसमें अगर मैं 2 टाइम्स d ऐड करूंगा तो मुझे ये 1/h2 मिल जाएगा, तो ये अपना h2 का वैल्यू। एंड सिमिलरली हम लोग ऐसे
H3 और H4 फिगर आउट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे हम कि फाइनल आंसर है 2/3 के बाद अगला टर्म जो आएगा HP में वो होगा 2/5, फिर अगला होगा 2/7, अगला होगा 2/9, फिर नेक्स्ट होगा 2/11 और लास्ट जो फाइनल जो क्वेश्चन ने दे रखा था 2/13। तो ये अपनी रिक्वायर्ड HP बन जाएगी। और ये जो चार नंबर्स निकल के आए हैं 2/5, 2/7, 2/9 and 2/11, these four numbers will be actually okay. So the next problem is a previous year IIT JEE advanced problem 2012 का ये प्रॉब्लम है, हम लोग ट्राई करते हैं। So the question is let A1, A2, A3 be in harmonic progression, जहाँ पे हमें इस HP का फर्स्ट टर्म दे रखा है और 20th टर्म दे रखा है। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके बिना सोल्यूशन देखे खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन, देन द डिस्कशन विल बी मोर फ्रूटफुल। ठीक है, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई द प्रॉब्लम। सो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो लेट अस डिस्कस कि फर्स्ट टर्म है 5, 20th टर्म है 25। तो पूछता है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द nth टर्म इज 0। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपली करस्पॉन्डिंग AP लिख लेंगे पहले। फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल हो गया 1/5, 20th टर्म का रेसिप्रोकल हो गया 1/25 और यही करस्पॉन्डिंग AP बन गई। तो AP का फर्स्ट टर्म और 20th टर्म देख के हम लोग ये D का वैल्यू जज कर सकते हैं इससे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो AP में हमने पढ़ा था द 28th टर्म का फॉर्मूला जो होगा वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 19D। मतलब n को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये n अलग है और अपना जो 20th टर्म है, मतलब यहाँ पे मैं n बोल रहा था 20th टर्म। ठीक, सो कॉमन डिफरेंस कुछ निकल के आ जाता है। अब बिकॉज वी नो दैट कि कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम लोग an लेस देन 0 वाली कंडीशन में सिंपली वैल्यूज प्लग इन करके बोल सकते हैं कि हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 1/5 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट n ग्रेटर देन, एक वैल्यू आता है 24.75, मतलब 19 इंटू 5 दैट इज 85 बाय, सॉरी 85 नहीं 95, तो ये आएगा 95/4, n ग्रेटर देन 95/4 आ रहा है, विच मीन्स कि अपना जो 95 आ रहा है, हाँ 95 आएगा। सो 95/4 का वैल्यू जो होता है वो 24.75 होता है, विच मीन्स दैट कि अपना जो n होगा वो 25 होगा मिनिमम। 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, एनीथिंग अबव 24.75। सो फाइनल आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे डी ऑप्शन, दैट इज मिनिमम वैल्यू पूछा है क्योंकि, तो वो 25 हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये गलत है ना, मैं वही कैलकुलेट कर रहा था तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा, बट यू कैन कनेक्ट। अच्छा +1 भी था ना, हाँ तो ये +1 के साथ होगा, तो इनफैक्ट इट विल बी 99 बाई, सॉरी ये था 99/4, वो मैं +1 भूल गया था। सो इन शॉर्ट आंसर जो रहेगा वो अपना 25 रहेगा। ठीक, सो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। दिस जस्ट कनेक्ट्स द प्रॉपर्टीज बिटवीन AP, GP एंड HP। तो प्रीवियस ईयर सवाल है, IIT JEE में आया हुआ है। तो XYZ आर इन GP, तो बोलता है कि ये टर्म्स, ये सीरीज किस में होगी। तो देखो प्रॉपर्टीज आपको कनेक्ट करने आनी चाहिए। GP और AP को कनेक्ट करने वाली एक प्रॉपर्टी हमने बात कर रखा है इसको GP में, कि इफ 3 नंबर्स आर इन GP एंड यू टेक लॉग ऑन ईच टर्म, सो GP के हर टर्म पे लॉग ले लेते हैं तो वो AP बन जाती है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दिस मीन्स दैट ln x प्लस ln y प्लस ln z आर इन AP। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है, ये AP की प्रॉपर्टी, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, अगर मैं AP के हर टर्म में कांस्टेंट ऐड कर देता हूं तो रिजल्टिंग सीरीज विल स्टिल बी एन AP। ठीक, ये भी हमने AP में पढ़ा था, ये AP की प्रॉपर्टीज। एंड दिस मीन्स दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, कि AP के हर टर्म का अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो HP बन जाती है। So look how beautifully the question has connected properties of AP, GP and HP। तो HP की खुद की कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंपली आप इसको रेसिप्रोकल लेके AP में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर हम क्या देंगे HP। तो AP और GP को कनेक्ट करना है तो हम लोग लॉग की मदद लेते हैं, AP और HP को कनेक्ट करना है तो हम लोग रेसिप्रोकल की मदद लेते हैं, और अगर हमें HP और GP को कनेक्ट करना है तो हम HP और GP को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते, हम पहले HP का रेसिप्रोकल लेके AP में आएंगे और फिर AP GP को लॉग वाले लॉजिक से
कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन एंड वी विल आल्सो ट्राई सम फ्यू वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, हम लोग और अच्छे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो ये जो भी मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं सारे, पूछे जा चुके हैं पहले भी। सो लेट अस ट्राई दिस थ्री प्रॉब्लम्स एज वेल। इनफैक्ट मैं इसको होमवर्क रखना प्रेफर करूंगा, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम जो लैंग्वेज में लिखा है उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे बस मैं ये बता देता हूँ। गिवन है if a is arithmetic mean of b and c, इसका मतलब 2a is equal to b plus c. Next, b is the geometric mean of c and a, that means b square is equal to ca. ये दो बातें गिवन है और प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें ये करना है कि c is the harmonic mean of a and b, तो c की वैल्यू 2ab अपॉन a plus b के बराबर हमें शो करनी है। जो भी लैंग्वेज में दिया है ना, मैंने उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करके दे दिया है आपको इक्वेशंस में, तो आप एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन की मदद से, दोनों की मदद से आप लोग ये प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपका होमवर्क रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, बट इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक। एंड सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन शो दैट बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन एचपी। तो इस टाइप के सवाल हम लोग पहले एपी में कर चुके हैं। अब एचपी का सिर्फ इतना सा रूल रहेगा कि अगर हमें ये दिखाना है, हम लोग प्रॉपर्टीज से करते हैं इसको, रिवर्स लॉजिक से करते हैं। तो अगर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी अगर हमें एचपी में दिखाना है तो हम लिखेंगे दीज थ्री नंबर्स आर इन एचपी। तो ये एचपी में होंगे, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसके रेसिप्रोकल्स जो रहे होंगे वो एपी में रहे होंगे। याद आ रहा है कुछ आपको, एपी में पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टीज की मदद से करते थे, उल्टा जाते थे, रिवर्स जाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ, इसको हमने सॉल्व किया था। इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म ऑफ एपी द रिजल्ट इज स्टिल इन एपी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए टू द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाई करूंगा टू द सेकेंड टर्म, और सिमिलरली हम लोग ऐसा ही थर्ड टर्म के साथ करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर हमें परेशान कर रहा था उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, and things will get simplified. And I have multiplied the same constant to each term, so the resulting sequence will still be in AP. तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई की, एक एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये इसीलिए तो हम कर रहे थे। अब अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो ये बनता है ए स्क्वायर के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेकेंड टर्म बनता है बी स्क्वायर के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और थर्ड बनता है सी स्क्वायर के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। This resulting series is still an AP. And finally हम लोग लॉजिक क्या देंगे, if a constant is subtracted from each term of an AP the result is still an AP। तो कौन सा constant subtract करूंगा मैं, AB plus BC plus CA। तो फाइनल अपना आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP। तो एक्चुअली आंसर जो है वो रिवर्स वे में, एक्चुअली हमें जो उल्टा दिया हुआ था, है ना, हमें दे रखा था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में है, और हमें प्रूफ करना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एचपी। बट इन टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग रिवर्स लॉजिक से ही करते हैं, रिवर्स में करते हैं। तो एक्चुअल सोल्यूशन अपना क्या होगा, हमारा एक्चुअल सोल्यूशन रहेगा ऐसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में, तो ऐड अ कांस्टेंट टू ईच टर्म ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए, द रिजल्टिंग सीरीज विल स्टिल बी एन एपी। फिर इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स में तोड़ देंगे, है ना, फैक्टराइज कर देंगे। फिर अपना नेक्स्ट लॉजिक क्या रहेगा कि इफ अ कांस्टेंट इज डिवाइडेड बाय ईच टर्म, वी आर गेटिंग द पॉइंट, है ना। हम लोग एपी में कर चुके हैं, तो रिवर्स सोचना एक्चुअली मुश्किल होता है, तो हम लोग उल्टा सॉल्व कर लेते हैं, बट एक्चुअल सोल्यूशन जो है वो नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में रहता है। तो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। एंड थर्ड प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन जा सकता है। आई वुड वांट टू डिस्कस टू वेज। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग इक्वल रूट्स, जब भी आपको क्वाड्रेटिक का इक्वल रूट्स बोलता है तो आपके दिमाग में पहला थॉट आता है डी इक्वल टू जीरो। तो मेथड वन जो रहेगा वो यही रहेगा, आप इस क्वाड्रेटिक का डी जीरो कर लीजिए एंड यू सिंपली सॉल्व इट एंड प्रूव इट, ठीक। तो ये मेथड वन है। मैं एक एलिगेंट अप्रोच डिस्कस करना चाहूंगा, मेथड टू। दीज आर बेसिकली शार्प ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मेथड टू जो है वो ये है कि ऑब्जर्व दैट x equal to 1 is a root। क्यों x equal to 1 is a root, क्योंकि साइक्लिसिटी है, जो टर्म्स है वो साइक्लिक ऑर्डर में है। तो वो मुझे दिख रहा है कि
एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है ए बी माइनस ए सी, ठीक, तो ये 1 का स्क्वायर। फिर x के साथ लिखा है बी सी माइनस बी ए इंटू 1 और सी ए माइनस सी बी, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ x इक्वल टू 1 इज अ रूट। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, शार्प ऑब्जर्वेशन, ठीक। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब ये है कि बोथ रूट्स आर 1 and 1, तो 1 और 1 दोनों यही रूट्स हो जाएंगे। तो बस अब आप सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कर लूंगा इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट इज सी के साथ a माइनस बी डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a के साथ b माइनस सी, और इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर सकता हूँ एंड आई गेस आई विल गेट द कंडीशन ऑफ HP या HM। तो वो कंडीशन हो जाएगी AB प्लस बी सी और उधर जमा हो जाएंगे 2AC, और कॉमन वॉमन निकाल के हम लोग इसको बोल सकते हैं फाइनली क्या कहते हैं, हाँ LHS में से जो रहेगा, हाँ LHS में से B कॉमन निकल जाएगा एंड इट विल बी A प्लस सी और इस इक्वल टू 2AC। तो ये बन जाएगा B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी, और इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, और ये हो जाएगा ABCR इन HP एंड दिस विल कंप्लीट अवर प्रूफ। तो मेथड 1 जो है वो कुछ गलत नहीं है, मेथड 1 इज ऑल्सो करेक्ट, बट थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन रहेगा मेथड 1 में। मेथड 1 में हमने क्या किया, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट आप लिखिए इक्वल टू 0, बट आई वुड सजेस्ट मेथड 2। तो दिस वाज एन sharp observation, this was a sharp observation या फिर an elegant approach to this problem। so ये थे different different problems या different different variety जो कि HP पे पूछे जाते हैं।